सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अभी तक हम लोग पावर सिस्टम में क्या क्या खत्म कर चुके हैं। हमारा सिंगल फेज थ्री फेज की इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से मिल चुकी है। क्या किसको हम लोग सिंगल फेज बोलते हैं, किसको टू फेज बोलते हैं, किसको थ्री फेज बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया और बहुत डिटेल वर्जन में हम लोगों ने पर यूनिट सिस्टम के न्यूमेरिकल भी करे। उन न्यूमेरिकल को देखने के बाद अगर वो आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आपको हो जाएंगे। सारे वेरिएशन मैंने कवर कर दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर जाएंगे। और आपको एक और एडवांटेज है, जब आप पावर सिस्टम का फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपका 25% फॉल्ट एनालिसिस पार्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि रिएक्टेंस डायग्राम आपको बनाते आ चुका है। तो इंपीडेंस डायग्राम, रिएक्टेंस डायग्राम में सब बनाने के बाद अब हम लोग किस बात पे आए हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटी जिसके ऊपर पूरा का पूरा पावर सिस्टम डिपेंड करता है। अगर इन क्वांटिटीज के बारे में जो कि बोर्ड पर लिखी हुई है, इनके बारे में अगर आपको पता चल जाए और इनका डिटेल वर्जन आपको पता चल जाए एक बार, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सा भी इंटरव्यू जब फेस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा। क्योंकि पूरा जितना भी मैं पावर सिस्टम में हर एक टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं, कोई ना कोई टॉपिक इन चार या पांच क्वांटिटी से रिलेट होने वाला है। तो इन 4 या 5 क्वांटिटी का आपको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। ये 4 या 5 क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, 5 ही क्यों नहीं बोल दूं सीधा सीधा, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर इज द कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव। तो एक्टिव रिएक्टिव जान गए, मतलब कॉम्प्लेक्स जान गए, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड लोड एंगल। तो कुल मिला के आपको सिर्फ 4 क्वांटिटी का ध्यान रखना है, 1 2 3 4। बट कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में भी पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन है तो क्या हुआ, आपको डिटेल वर्जन इसका पता होना चाहिए। आपने पहली बार ये टर्म नहीं सुनी है, इससे पहले भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जब भी आपने पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया होगा तो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर नेटवर्क में बेसिक नेटवर्क जब सॉल्व करे होंगे तो वहां पर भी एक्टिव, रिएक्टिव, कॉम्प्लेक्स, अपरेंट पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, लोड एंगल, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड के बारे में हो सकता नहीं सुना। वोल्टेज का मतलब तो सुना ही होगा आपने। वोल्टेज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो वन बाय वन हम लोग यहां पावर सिस्टम में भी देखेंगे क्वांटिटी। और एक और चीज, इन क्वांटिटीज को मैं लोड एंगल और वोल्टेज मैग्नीट्यूड अगर छोड़ दो तो बाकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर मैं ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस में आपको पढ़ा चुका हूं। सर्किट्स में इनके डेरिवेशन, इनकी वेव फॉर्म, कि कौन सी एनर्जी किसमें है, कौन से एलिमेंट में। एलिमेंट मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट करना है तो मैं 3 ही क्वांटिटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी नेटवर्क में आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर रियल पावर जाता है P, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या जाता है, Q, रिएक्टिव पावर जाता है, ठीक है। रियल पावर, एक्चुअल पावर, इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर, सब कुछ एक ही नाम है, ठीक है, जिसको P से डिनोट करते हैं। और L और C में क्या जाता है, Q जाता है। अभी मैं साइन के उसमें नहीं जा रहा हूं, प्लस साइन, माइनस साइन, ये सब अभी बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको नेटवर्क थ्योरी में दे चुका हूं, एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप करना चाहता हूं नेटवर्क थ्योरी को, और फिर उसके बाद में वन बाय वन हर एक पावर को मैं डिटेल वर्जन में आपको पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्टिव पावर, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट VI cos phi बोल के चुप हो जाएंगे। और आप में से कुछ लोग थोड़ा सा आंसर अच्छा भी करेंगे, बट उस बेहतर आंसर को और किस तरीके से आंसर अच्छा किया जा सकता है उस डिटेल वर्जन को समझाऊंगा। और मैं सारे पावर का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको यहां पर बताने वाला हूं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं। सर्किट सॉल्विंग वगैरह के लिए फॉर्मूला इनफ था, इस वजह से मैंने एक्टिव और रिएक्टिव वहां पर जो नेटवर्क थ्योरी के लिए, नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से जो जरूरी था वो उस हिसाब से मैंने पढ़ा दिया है। बट यहां पर मैं अल्टीमेटली आपका पावर सिस्टम और मशीन दोनों को कनेक्ट करेगा ये क्वांटिटी, क्योंकि एक्टिव पावर तो मशीन में भी होता है, पावर सिस्टम में भी होता है, रिएक्टिव पावर भी वहीं पे दोनों जगह होता है। तो मैं यहां पर मशीन और पावर सिस्टम दोनों में काम आने वाला एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मूला आप डरिए मत कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, VI cos phi है तो VI cos phi ही रहेगा एक्टिव पावर का फॉर्मूला, बट यहां पर कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ आपकी बढ़ाऊंगा कि किस तरीके से एक्टिव और रिएक्टिव पावर को जाना जाता है। कुछ समझ मैंने कोशिश करी थी नेटवर्क में पढ़ाने की एक एग्जांपल से, वो एग्जांपल एक बार वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्मॉल रिकैप देना चाहता हूं कि नेटवर्क थ्योरी में असल में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 सर्किट है। मेनली प्रैक्टिकल लोड कौन सा होगा हमारा, रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस। कैपेसिटिव तो बहुत रेयर केस में हमारा लोडिंग होता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक सर्किट के फॉर्म में एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस R, और मैं एक इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक इंडक्टर या इंडक्टेंस RL लोड बोल देता हूं, पैरेलल RL लोड, R
और L, ठीक है। और यहां से मैं क्या देता हूं, सप्लाई वोल्टेज देता हूं V, सप्लाई वोल्टेज V दे दिया मैंने। और यहां से मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए पावर सिस्टम की फील लाना है अगर आपको, तो इसको मैं बोल देता हूं ए फेज और इसको बोल देता हूं न्यूट्रल, ठीक है, इसको बोल देता हूं न्यूट्रल। तो पर फेज इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया, ठीक है। और यहां पर इसको बोल देता हूं वोल्टेज VAN, लाइन टू न्यूट्रल, पर फेज वोल्टेज। और यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा IAN, है ना, फेज टू न्यूट्रल करंट फ्लो कर रहा है। और एक करंट कहां जाएगा, यहां पर IR करंट जाएगा और एक करंट जाएगा आपका IL करंट जाएगा, ठीक है। IL करंट चले जाएगा थोड़ी देर के लिए, या इसको IX भी बोल सकते हो, ठीक है, IX रिएक्टिव। तो एक आपका रजिस्टिव कंपोनेंट में चले गया और एक काय में चले जाएगा, इंडक्टर में चले जाएगा। अगर मैं यहां से इसका फेजर ड्रॉ करूं तो दोनों पैरेलल में वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम रहेगा, VAN। थोड़ा सा हम लोग ग्रो कर गए ना, इतना तो आपको सर्किट का समझ होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे कि मान लीजिए फेजर बनाता मैं, तो ये हो गया मेरा VAN रेफरेंस, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, वोल्टेज कॉमन है, तो रेफरेंस हो गया। अब बात करते हैं कि इस VAN वोल्टेज और IR के बीच में अगर मुझे फेजर बनाना है, तो VAN और IR के बीच में एलिमेंट क्या है, रजिस्टिव, तो रजिस्टिव कंपोनेंट है। इसका मतलब IR, ये वाला करंट यहां पर IR बन जाएगा, ठीक है। और मुझे IX अगर बनाना है तो ये वोल्टेज वही है, वोल्टेज हमारा सेम है VAN, तो VAN और IX के बीच में, तो इन केस ऑफ इंडक्टर करंट क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री। तो लैग मतलब पीछे की साइड, तो ये हो गया यहां पे 90 डिग्री लैग कर गया, 90 डिग्री ये IX करंट लैग कर गया, ठीक है, IX करंट लैग कर गया। तो और इन दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, IAN इक्वल टू IR प्लस, कैपिटल में लिया है तो कैपिटल में ले लेते हैं हम लोग, IR प्लस IX, और दोनों का क्या है, वेक्टोरिकल सम है, ठीक है। एसी एनालिसिस है, क्योंकि ये अभी किसकी बात कर रहे हैं, एसी पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एसी एनालिसिस है, तो दोनों हमारे जो करंट होंगे वो वेक्टोरिकल सम होंगे। वेक्टोरिकल सम होंगे, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से इन दोनों का जब वेक्टोरिकल सम करेंगे तो यहां से हमारे पास जो नेट आएगा, उन जो नेट करंट रहेगा वो रहेगा ये IAN, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा एंगल ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, थीटा एंगल या फाई एंगल जो भी रहे, ठीक है, फाई ले लीजिए, ठीक है, थीटा की जगह फाई ले लीजिए, कोई बात नहीं, फाई ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, फाई ले लिया। अब इतना फेजर आपको बनाते आता था। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको कि मैंने बताया था आपको कि रजिस्टर कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, एक्टिव पावर जाता है, और बाकी इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो दोनों में क्या जाएगा, रिएक्टिव पावर जाएगा। तो मान लीजिए इनके करंट भी अलग अलग है, रजिस्टर में जाने वाला करंट अलग है और इंडक्टर में जाने वाला करंट अलग है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इस IN का अगर कंपोनेंट IR के इसमें लिखना चाहें तो IR करंट अगर मुझे लिखना है तो IR करंट को इन टर्म्स ऑफ IAN करंट कैसे लिख सकता हूं, इसका कॉस कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां से कि IR को मैं लिख सकता हूं IAN, IR को क्या लिख सकता हूं मैं, IAN इंटू IAN cos फाई, IAN cos फाई लिख सकता हूं। और IX को क्या लिख सकता हूं, इसका रिएक्टिव कंपोनेंट, इसका रिएक्टिव कंपोनेंट लिख देंगे तो IX क्या हो जाएगा, IX हो जाएगा IAN sin फाई, ठीक है। इसके अलोंग दी थीटा के जो फाई है उसके अलोंग कौन सा हो जाएगा, हमारा कॉस फंक्शन, और उसका रिएक्टिव परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन। ये कंपोनेंट हमको तोड़ते 11-12 से आते हैं, ये तोड़ दिया हम लोगों ने। इसका मतलब मान लीजिए ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज की लाइन में कौन सा फेजर है आपका, करंट का, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे आने वाला पावर क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव पावर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, VN वोल्टेज, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट। इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, और P इक्वल टू VAN, और IR को मैं क्या लिख सकता हूं, IAN, क्या लिख सकता हूं मैं, IAN cos फाई। इसका मतलब द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एक्टिव पावर,
ठीक है, इससे क्या बोल देंगे, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वी आई कॉस फाई, VAN cos फाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पावर फैक्टर जो एक्टिव पावर है उसका फॉर्मूला पढ़ लिया था, VI cos फाई। आपने अलग तरीके से पढ़ा था, मैंने यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्टिव कंपोनेंट, तो इस करंट का IAN का रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा, ये वाला रिएक्टिव कंपोनेंट। और रिएक्टिव कंपोनेंट अगर मैं पावर लिखना चाहूं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू IX करंट, दैट इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड यहां पर रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर में क्या बोल देंगे, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड आउट ऑफ फेज ऑफ करंट। आउट ऑफ फेज ऑफ करंट मतलब कि IAN sin फाई, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा रिएक्टिव पावर बन जाएगा। तो VAN IAN sin फाई इज द रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है। और दोनों की यूनिट क्या है यहां पर, इसकी वॉट है और इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, VAR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। सो वोल्ट एम्पेयर और रिएक्टिव क्यों, क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है। तो आपको मैं बता दूं, ये वाला केस सेम लाइक अगर आप इंडक्शन मशीन में पढ़ोगे तो जो आपका एक्चुअल टॉर्क डेवलप होता है, वो जो टॉर्क डेवलप भी होगा द इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से टॉर्क डेवलप होगा। ये वापस से जब मैं इंडक्शन पढ़ाऊंगा तब भी ये बात बताऊंगा। और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट किसी काम का नहीं है। मतलब आज से आप ये बात समझ लीजिए कि जो सप्लाई वोल्टेज से जो करंट निकल रहा है, ये करंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, यहां पर इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट, इनफेस कंपोनेंट भी है और आउट ऑफ फेस कंपोनेंट करंट भी है। ठीक है, तो जो इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट है दैट विल गिव एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर, एंड आउट ऑफ फेस करंट विल गिव द रिएक्टिव पावर। आ रही बात समझ में। तो मैंने सर्क्यूट से एक बेसिक एनालॉजी से मैंने दिखाया कि VI cos फाई या VI sin फाई के जो फॉर्मूले, वो असल में फॉर्मूले नहीं है, वो एक तरह का हमारा क्या है, वोल्टेज इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउट ऑफ फेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ द करंट। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव और रिएक्टिव डिफाइन किया था हम लोगों ने। ये मैंने स्मॉल रिकेप दिया है, थोड़ा सा पावर सिस्टम का अलग तड़का मिक्स किया इसमें, और कुछ नेटवर्क की पुरानी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो अभी यहां से आपको कुछ भी नहीं नया पता चल रहा होगा, सिर्फ सर्क्यूट के लिहाज से आपको दो डेफिनेशन नहीं पता चल चुकी है कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड इन फेज कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर एंड सो ऑन रिएक्टिव पावर। तो यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सर्क्यूट एनालॉजी पता चली है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा रियल फीलिंग की। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस पर अब 1 बाय 1 करके हम लोग आएंगे। ठीक है, इन सब को 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डील करूंगा एक्टिव पावर से। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डील करेंगे। तो एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो मैं चाहूं तो यहां पे अभी कॉम्प्लेक्स पावर भी बता सकता हूं, बट अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग एक्टिव पावर से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा एक्टिव पावर की डिटेल वर्जन में। ठीक है, बट उससे जुड़ा हुआ क्या है, एक्टिव पावर इकलौता समझाने में क्या होगा, दिक्कत होगी मुझे, थोड़ी सी फील देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं साथ में एक रिएक्टिव पावर भी लिख लेता हूं अभी के लिए। बट अल्टीमेटली मैं रिएक्टिव पावर को थोड़ी देर बाद रफ कर दूंगा, जब दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन बता दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर आपने बहुत सुना होगा, आज मतलब पता चलेगा आपको एक बहुत ही प्यारे, और कभी ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर किसने पढ़ाया था। ठीक है, जिंदगी में चाहे कितने भी लाइफ में इवेंट हो जाएंगे, अनटिल अनलेस याददाश्त नहीं चली जाए। ठीक है, अदरवाइज भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जांपल को समझते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और रिलेट करने का सबसे अच्छा जरिया होता है जो हमारे आसपास हो एग्जाम्पल हो, उसी का ले लेते हैं हम लोग, ताकि विजुअल इफेक्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। विजुअल इफेक्ट जितना अच्छा रहेंगे उतना अच्छा आप सीखोगे। तो लेट अस सपोज हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो हम आप और हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी करती क्या है। ठीक है, वो दिन में कुछ घंटों के लिए काम करती है, कुछ ना कुछ वर्क करती है, चाहे वो मोबाइल है तो मोबाइल भी चलाना क्या है, एक वर्क है। ठीक है, और रात को क्या होती है, हमारी बॉडी सो जाती है, मतलब हम लोग सो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में चले जाती है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस एग्जांपल को मैं रिलेट करता हूं कि मान लीजिए एक दिन का हम लोग पूरा दिनचर्या देखते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है दिनचर्या, बट एक एवरेज मैंने लाइफ साइकिल लिया है कि 24 आवर्स का अगर आपका एक दिन है
है ना, जिसमें 12 घंटे की क्या है दिन है और 12 घंटे की रातें हैं। वो बात अलग है कि आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तब रातें दिन हो जाती है और दिन रात हो जाता है, वो डिफरेंट थिंग है। तो अभी आप नॉर्मली जो उगता हुआ सूरज उसको दिन ही मानिए और ढलता हुआ उसको रात ही मानना है, ठीक है। तो यहां पर 24 आवर्स में जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है ना, हो सकता है थोड़ा कॉमेडी हो बट जो एग्जाम्पल है वो बहुत डेप्थ वाला है। चलिए 24 घंटे की दिनचर्या में मैं मान लेता हूं कि आपका जो नींद का समय है वो तकरीबन इस एज में 7 to 9 आवर्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। कुछ लोग का 4 घंटे भी हो सकता है, कुछ का 10 घंटे भी होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी यहां पे बताऊंगा मैं, ठीक है। और आपका ये जो है 7 से लगा के 9 आवर्स, ये क्या है, स्लीपिंग आवर्स आपके। मुझे लगता है कि इतने घंटे आपको सोना चाहिए और सोना भी चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो बचे हुए 24 में से अगर हम लोग 7 कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा तकरीबन 15 to 17 आवर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्किंग हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वर्क तो हम पूरे टाइम थोड़ी करते हैं। वर्किंग का मतलब है यहां पर एक्टिव पोजीशन में हो, ठीक है। एक्टिव पोजीशन का मतलब अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि मान लो आपका राम या घनश्याम जो भी नाम है और आपको पुकारा जाए इन 15-17 घंटों में कि राम या घनश्याम, तो तुरंत आप एक्टिव मोड में रहोगे। बट यहां स्लीपिंग मोड का मतलब अगर आपको आवाज लगाई जाए तब भी आप सुन नहीं रहे, दैट इज स्लीपिंग मोड माना है मैंने, ठीक है। तो हो सकता है आप लेटे हुए हैं तो भी आप क्या है, वर्किंग या एक्टिव मोड में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है किसी एक 24 घंटे की दिनचर्या का एक एग्जाम्पल लिया है। और इस एग्जाम्पल में कौन है ये आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है जितना भी है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देते, मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारी और आपकी बॉडी, ये आप समझ लीजिए आप हो, ठीक है। तो यहां पर स्लीपिंग और वर्किंग मोड में क्या रहता है इसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। जब आप जागते रहते हैं या दिन की बात करें हम लोग, तो दिन में आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज का मतलब आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, एक्टिव या वर्किंग मोड में है तो ये आपकी बॉडी क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ वर्क कर रही होगी, ऐसा काम जो कि फिजिकली दिख भी रहा है हमें, ऐसा वर्क कर रही होगी जो फिजिकली दिख भी रहा है हमें। तो ये 15 to 17 आवर्स में आपकी बॉडी क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। और जब आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी लो हो जाएगी, एनर्जी पूरी लो हो जाएगी, उसके बाद आप थक जाएंगे और फिर रात में क्या करेंगे, आप लोग सो जाएंगे। जब रात को आप सो रहे हैं तो आपका जो बॉडी है वो स्टेशनरी मोड में है, अनटिल अनलेस आप करवट पलटते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप करवट नहीं बदल रहे हो, ऐसे करके सो गए हो चुपचाप से, तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में जब बॉडी है तो वो कर क्या रही है, वो कर क्या रही है कि अगले दिन आप जब उठोगे, अगले दिन की तैयारी कर रही है कि जब आप अगले दिन उठोगे तो एकदम फ्रेश मॉर्निंग हो और आप वापस से ये वर्किंग और एक्टिव जहां पे आपको काम करना है उस काम में आपकी एनर्जी रिगेन हो जाए। तो इसका मतलब जब आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रही है। क्या कर रही है, एनर्जी को। जब आप स्लीपिंग मोड में हो तो आपकी सेम बॉडी एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी स्टोर कर रही है, एनर्जी स्टोर कर रही है। और जब आप वर्किंग मोड में हो या एक्टिव मोड हो, तो चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी डिसिपेट कर रही है, मतलब वेस्ट निकल रहा है, एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेट, डिसिपेट, ठीक है। तो जब हम लोग क्या है, जब वर्किंग मोड या एक्टिव मोड में है आपकी बॉडी, या दिन में है, थोड़ी देर के लिए मान लेते दिन में आप जग रहे हो, रात में सो रहे हो, तो रात में स्लीपिंग मोड में क्या हो रही है, आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी ले रही है, एनर्जी स्टोर कर रही है। मान लीजिए एनर्जी स्टोर कर लिया, ताकि आप क्यों कर रही है एनर्जी स्टोर, ताकि आप सुबह क्या है, सुबह जैसे ही जगो तो आप अपना जो काम है, आपका जो काम है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सको। तो चलिए, तो यहां पर बहुत ही अच्छे से इस बॉडी को अगर जिंदा रखना है, लॉन्ग लाइफ, अगर इस बॉडी का या हमारा और आपका जीवन बहुत ही लॉन्ग लाइफ रखना है, तो आपको प्रॉपर नींद और प्रॉपर काम की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर काम कीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए, तो आपकी बॉडी थ्रू आउट क्या रहे, चलती जाएगी। अब आप बोलोगे सर एनर्जी तो खाने से आती है, अरे हाँ भाई, खा भी लिए हैं तुम इसमें, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करिएगा। तो स्लीपिंग, जब आप सोओगे तो आप खाने से ज्यादा एनर्जी सोने से आती है, आपको पता होगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दो और सोते सोते रहो, तो ऐसा भी नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप वर्किंग या एक्टिव मोड में तब आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या फिर क्या बोल सकते हैं इन्वेस्ट भी कर रहे हो, बट दोनों में क्या होगा, एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो अब बात करता हूं मैं दो चीजों की, तो इसीलिए हम लोग डिसिपेशन को क्या बोलते हैं, डिसिपेशन को बोलते हैं कि रजिस्टर कंपोनेंट के अंदर एनर्जी जब डिसिपेट होती है तो वो हीट के फॉर्म में होती है। काय के फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव पावर, यहां पे कौन सा पावर परफॉर्म हो रहा है, एक्टिव पावर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल वर्क दिखाई दे रहा है, फिजिकली कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फोन भी चला रहे हो तो भी दिखाई दे रहे हो, चल भी रहे हो तो दिखाई दे रहे हो। मतलब हम क्या बोल सकते हैं एक्टिव पावर का डेफिनेशन, द पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल वर्क डन, द पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल वर्क डन, दैट पावर इज कॉल्ड एक्टिव पावर। और वो पावर डिसिपेशन हीट के फॉर्म में, रजिस्टर के फॉर्म में, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने एक्टिव पावर। जब आप सो रहे हो, आपकी बॉडी जब सो रही है, तब आप एनर्जी क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, डिसिपेट नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। क्योंकि जितना अगर आप 9 घंटे सो के उठते हो और सुबह आपको जो काम करने की एक्टिव पावर परफॉर्म करोगे, इसके लिए आपको जरूरत, जो एक्टिव पावर परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो रात के टाइम पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो स्टोर होने का मतलब या तो हाफ Li स्क्वायर एनर्जी या फिर हाफ CV स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के इंडक्टर है या कैपेसिटर है। तो इसलिए इसका टर्म का नाम क्या दिया है, मैंने क्या दिया है, एनर्जी स्टोर। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं कि मान लीजिए आप बोलते हो कि ठीक है हम 2-3 दिन सोएंगे ही नहीं, मतलब आप पूरा का पूरा 24 घंटे क्या रहोगे, वर्किंग मोड या एक्टिव मोड में होते हैं। तो केस नंबर 1 ले लेता हूं मैं, केस नंबर 1 ले लेता हूं, जिसमें आप क्या बोल रहे हो कि सोना बिल्कुल नहीं है, मतलब स्लीपिंग आवर्स क्या हो जाएंगे आपके 24 आवर्स, क्या हो जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ वर्किंग, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 24 आवर्स आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्टिव मोड में रख रहे हैं, एक्टिव या फिर वर्किंग मोड में आपकी बॉडी रख रहे हैं। तो कितने दिन चलेगी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन क्या होगा, छठे दिन आप कहीं ना कहीं वियर एंड टियर आने लगेंगे आपकी बॉडी में और आप तैयारी में होंगे ऊपर जाने की, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी अब जवाब दे चुकी होगी, किसी न किसी तरीके से आपको नींद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोते नहीं है तो 24 आवर्स, 2-4 दिन, 5 दिन, एक एवरेज पीपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूं, तो 5-6 दिन बाद क्या होगा, उसकी बॉडी हमेशा के लिए रेस्ट में जाने के लिए तैयार रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है। और सेकेंड केस लेता हूं कि मान लीजिए आप 24 आवर्स क्या है, स्लीपिंग मोड में एनर्जी स्टोरी कर रहे हैं। तो 24 आवर्स के लिए क्या है, अगर आप स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, तो 3 या 4 दिन बाद आपके घर वाले नहीं तो पड़ोसी क्या है, उठा के आपको ले जा सकते हैं शमशान घर में, ठीक है, कि पता नहीं जग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब वो युग नहीं है कि आप 6 महीने तक सोते रहे तो आपको कुंभकर्ण बोल दिया जाएगा। मतलब अगर आप 4-5 दिन, 10 दिन उठे नहीं तो आपको कहीं ना कहीं एबनॉर्मल सिचुएशन लेके कहीं या तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा या कहीं और एडमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, अनडिजायरेबल कंडीशन है। ना तो आप 24 घंटे जग सकते हो, ना ही 24 घंटे आप सो सकते हो, दोनों ही काम नहीं कर सकते हो। और हेल्दी सिस्टम के लिए, हेल्दी रहना है आपको, तो कुछ घंटे सोना है आपको और कुछ घंटे आपको क्या करना है, काम करना है या वर्किंग स्टेज में रहना है। अब देखिए यहां पर स्लीपिंग आवर्स कम है कंपैरेटिव दी वर्किंग आवर्स। क्यों? क्योंकि नींद उतना ही ले रहे हो आप जितने की जरूरत है। किसी की नींद हो सकती है 6 घंटे की हो, किसी की हो सकती है किसी की बॉडी को, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा उसे कितने घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले केस में जब वर्किंग मोड में है, इसका मतलब यहां पर Q क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, क्योंकि इधर P है तो इधर क्या है, Q है। तो रिएक्टिव पावर 0 है और एक्टिव पावर एक्टिव पावर क्या है, अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा एक्सेस क्या है, एक्टिव पावर है, एक्सेस एक्टिव पावर है, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्टिव पावर 0 हो रहा है, एक्टिव पावर 0 है, बट रिएक्टिव पावर क्या है, एक्सेस में है, एक्सेस में है। तो हमें एक हेल्दी सिस्टम या हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए, ना तो मुझे एक्टिव पावर 0 चाहिए, ना तो मुझे एक्टिव पावर 0 चाहिए और ना ही मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए, ना ही मुझे P एक्सेस चाहिए, ना ही Q एक्सेस चाहिए। मुझे चाहिए कि एक्टिव पावर एक मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के बीच में हो, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के बीच में हो, और रिएक्टिव पावर भी क्या हो, एक मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में हो।
मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा थोड़ी देर से। ठीक है, तो अभी आई बात समझ में, मतलब हमारी बॉडी एक सिस्टम है, एक सर्क्यूट है, और हमें जिंदा रहना है तो हमें नींद की भी उतनी ही जरूरत है जितने की हमको वर्किंग और इसकी जरूरत है। हम पूरा एक्टिव पावर नहीं ले सकते क्योंकि इसका भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग Q0 का मतलब स्लीपिंग बिल्कुल जीरो। इसका मतलब अब बात समझ में आ रही है कि यहां पर एक्टिव पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जागने के साथ साथ सोना भी उतना ही जरूरी है जितने जागने के बराबर। नहीं तो कोई स्टूडेंट तो ऐसा भी लॉजिक दे सकता है, सर इसमें तो काम कर रहे हैं, इसमें तो पैसा कमा रहे हैं या कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, बट इसमें क्या गेन हो रहा है जब सो रहे हैं आप, बट उसमें उससे ज्यादा गेन हो रहा है, क्योंकि रियल डेवलपमेंट आपका नींद में ही हो रहा है। क्योंकि नींद में अगर आप एनर्जी स्टोर नहीं करोगे तो अगले दिन का वर्क नहीं कर पाओगे। मतलब बिना रिएक्टिव पावर के एक्टिव पावर अधूरा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब कंप्लीट वर्क डन के लिए हमें एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर की भी जरूरत होगी, बट स्लीपिंग की उतनी ही जरूरत है जितने की हमें वर्क डन की ज्यादा जरूरत है। स्लीपिंग उतना ही लगाई जितने में हम हमारा काम कर सके। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और वन बाय वन में एक्टिव और रिएक्टिव को एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आपको हर जगह पे काम आने वाला है। क्यों रिएक्टिव पावर इंपॉर्टेंट है, क्यों रिएक्टिव पावर के बिना एक्टिव पावर अधूरा है। ठीक है, और क्या एक्सेस एक्टिव पावर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टिव पावर यूज करेंगे तो क्या होगा, और इसी को इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि पावर फैक्टर असल में cos phi इक्वल टू P बाई एस, और इतना तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कि P और S क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमने क्या बनाया है, एक फैक्टर इजाद किया है जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपकी घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी, और पावर फैक्टर क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ पावर बताता है। ठीक है, आपका नींद और वर्किंग आवर्स का जो रेशियो, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन क्या बताता है, आपके बॉडी की इफिशिएंसी। आप प्रॉपर नींद ले रहे हो, प्रॉपर काम कर रहे हैं अपने तय समय पर, तो इसका मतलब आपका सिस्टम क्या है, हेल्दी सिस्टम है। वैसे ही अगर हम लोग एक्टिव और रिएक्टिव का रेशियो प्रॉपर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो भी पूरा सिस्टम है वो हमारा हेल्दी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी इज लाइक अ पावर सिस्टम। ठीक है, और उसी बॉडी से मैं पूरा पावर सिस्टम यहां पर रिलेट करने वाला हूं, और क्यू एक्सेस पे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या होने वाला सब पे मैं बात करूंगा, इस रेंज के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्टिव पावर को अब डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं वन बाय वन। ये मैंने एक रिलेशन बता दिया आपको, एक्टिव और रिएक्टिव की क्या जरूरत है। अब इसको मैं बात करूंगा कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टिव पावर के साथ।